नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करूंगा करप्शन की, मतलब कि भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं अतीत में। बेसिकली नेपाल में जो हाल में हुआ है और भारत में जो आंदोलन हुए हैं। बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा अब कितना अहम है और वो लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है, अब वो रास्ता क्या बचा है। दरअसल भ्रष्टाचार किसी भी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और दुनिया भर के तमाम देशों में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए दुनिया का एक इंडेक्स निकलता है जिसमें आप पाते हैं कि आज भी भारत जैसे देश भ्रष्टाचार के लिए जो पायदान पे काफ़ी नीचे हैं, भ्रष्ट आचरण के लिए जाने जाते हैं। या नेपाल बहुत नीचे है उस लड़ाई में। और अभी नेपाल में जो कुछ हुआ वो भ्रष्टाचार के सवाल पे हुआ। तो ये भ्रष्टाचार के नाम पे वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो जो तमाम सारे लोग बड़े पदों पे थे, उनको हटाने की मांग हुई और एक आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि वो आंदोलन इतना एब्रप्ट था जिसमें कोई लीडरशिप नहीं थी और उस आंदोलन के सामने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। एक तरह से सब कुछ क्रांतिकारी ढंग से हो गया। अब तो स्थिति ये है कि भाई वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बन गई जो संवैधानिक ढंग से देखें तो वहाँ के संविधान से मेल नहीं खाती है। नेपाली संविधान में पहली बार हुआ कि भाई वहाँ कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जो प्रतिनिधि सभा का मेंबर नहीं है। वहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, उसको राष्ट्रपति ने डिसॉल्व कर दिया एक ऐसे प्रधानमंत्री के कहने पे जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है या प्रतिनिधि सभा का मेंबर नहीं है। अब तो वहाँ बहस हो रही कि संविधान बचेगा नहीं बचेगा। संविधान बचेगा तो उसकी नई शक्ल क्या होगी। सवाल है कि चुनाव होगा तो पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसे लड़ेंगी, यही पार्टियाँ लड़ पाएंगी नहीं लड़ पाएंगी, और लड़ेंगी तो पार्टियों में क्या बदलाव होगा, या फिर सारे दूसरे सवाल भी हैं। क्या राजा की वापसी होगी। बहुत सारे सवाल अभी वहाँ एक तरह से तैर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इस पूरे क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी बदलाव हुए उसके बाद नेपाल में जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार का वो पीछे हो गया। अब तो युवाओं में भी एक तरह की निराशा धीरे धीरे घर करने लगी है। तो बात है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह से उठा है नेपाल में, क्या भारत में नहीं उठा था। भारत में भी ये मुद्दा उठा था और लगातार भारत में तो कई बड़े आंदोलन हुए। यहाँ तक कि मैं जेपी आंदोलन जो 1977 में हुआ वहाँ भी भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। बीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के सवाल पे काफ़ी बड़े राजनीतिक बदलावों की कोशिश की और सत्ता परिवर्तन कर दिया 1989 में राजीव गांधी की सरकार के साथ। पिछले 2012 में जो है 12-13 साल पहले भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ जो नेपाल के युवाओं के आंदोलन से शायद बड़ा ही रहा होगा। वो अन्ना हजारे आंदोलन था। उस आंदोलन में पूरे देश के लोग शामिल थे। लेकिन यहीं भारत और नेपाल अलग होते हैं कि उस आंदोलन को सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया, कई दिन तक लोग दिल्ली में बैठ के ढपली बजाते रहे। लाखों की संख्या में लोग, पूरा देश दिल्ली की तरफ उमड़ रहा था और देश के तमाम हिस्सों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। और उस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर के एक ऑर्गेनाइज सिस्टम भी था। तमाम सारे एनजीओ साथ में आए थे और उनके पास एक मसौदा भी था कि भाई भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकपाल का गठन होना चाहिए। बहरहाल लोकपाल नॉन फंक्शनल हो गया, आज लोकपाल की कोई बात नहीं करता, लेकिन मुद्दा था। और उस वक्त भी भारत में लगभग सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एक तरह से उनके खिलाफ गहरी नाराजगी थी समाज में, या इस्टेब्लिश किया गया था कि पॉलिटिकल लीडर्स बेईमान हैं या पूरा पॉलिटिकल क्लास बेईमान है। और लेकिन सरकार ने उसको हैंडल किया, बातचीत के रास्ते खोले रखे, मीडिया को आज़ादी दी। मीडिया के तमाम सारे चैनल जो आज टाइम्स नाउ जैसे चैनल हैं, ऐसे बड़े चैनल दिन भर करप्शन के खिलाफ बड़ी बड़ी स्टोरी कर रहे थे। आज तक उसी दरमियान और मजबूत बन के उभर रहे कई सारे चैनल्स हैं। साफ सी बात है, उसी दरमियान प्रेशर में भारत की संसद को कानून बनाना पड़ा लोकपाल के लिए। और फिर आंदोलन खत्म हुआ। फिर उसके बाद के बारे में आप जानते हैं कि फिर चुनाव हुआ, सिस्टम बदला, नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन की जो पार्टी थी वो पावर में आई। लेकिन फिर वही है कि भाई अब लोकपाल कहीं नहीं है। इस देश में भी अब लोकपाल की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी लोकपाल के भरोसे आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ लेंगे, ये बेवकूफ़ी की बात थी। मैं तो तब भी मानता था और आज भी मानता हूँ। मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में लोकपाल की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में जांच की मजबूत एजेंसियां हैं, उनको पारदर्शी बनाने और उनकी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जिसमें कि
हम जो है सीबीआई की बात करें या जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की बात करें, उनको और फंक्शनल बनाने की जरूरत थी। अब यहाँ पे सरकार अपने हाथ में उन एजेंसियों को ले लेती है, फिर आप लोकपाल बना देंगे तो क्या होगा? लोकपाल उन जांच की निगरानी कर सकता, उसकी कोई जरूरत थी नहीं। भारत में लोकपाल से बड़ा लोकपाल भारत की संसद है, या दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में संसद सबसे बड़ा लोकपाल है। ये संसद राष्ट्रपति को हटा सकता है, ये संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। तो संसद से बड़ा कोई लोकपाल नहीं है। और पॉलिटिकल सिस्टम में इस संसद की भूमिका बढ़नी चाहिए थी, या विधानसभाओं की भूमिका बढ़नी चाहिए थी। एक साथ इतने सारे लोग जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं, जवाबदेह हैं, वो लोकपाल हैं। वह देश में इसकी निगरानी करेंगे, न्यायिक व्यवस्था और टूल्स के भरोसे इसकी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। और वैसे भी करप्शन इतना आसान लड़ाई नहीं है। करप्शन की लड़ाई एक लंबी यात्रा में जाना पड़ेगा आपको, समाज के बहुत सारे बदलावों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरा अपना मानना है कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो एक दिन में हल नहीं होगा। जैसे कि किसी समाज में आखिरी कानून बना दीजिए तो मर्डर के इंसिडेंसेस कम नहीं हो गए हैं भारत में। आप फांसी दे दीजिए लोगों को, फैसला कानून तो फांसी देने का है, लेकिन मर्डर के इंसिडेंसेस कम नहीं हो रहे हैं। वो एक ऐसी व्यवस्था है, वो एक ऐसी स्थिति है जो कोई प्लान ढंग से नहीं करता है, बहुत एब्रप्ट होता है। उसमें बहुत कुछ वहाँ खड़ा है जो आदमी के मन की हालत की पे निर्भर करता है। वहाँ पे जाके सब कुछ हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है। करप्शन भी भारत में एक ऐसी स्थिति है, दुनिया की किसी देश में एक ऐसी स्थिति है कि जब आदमी करप्ट होता है तो अपनी मन की यात्रा से गुजर के करप्ट होता है। और वैसे तो अगर सिस्टम नहीं काम करता है तो आमतौर पर लोग करप्ट होने की कोशिश करके करप्ट होकर फायदा उठाते हैं। लेकिन कितना भी मजबूत सिस्टम कर दीजिएगा, करप्ट होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। करप्शन जो है समाज में एक विकृति पैदा करता है, समाज में गैर बराबरी लाता है, समाज में द्वेष पैदा करता है। करप्शन के चलते जो है एक आदमी जो है बहुत ताकतवर बन जाता है, उसके आसपास के पारिवारिक जीवन में भी बहुत सारा द्वेष पैदा होता है। और देश समाज का नुकसान जो होता है इकोनॉमिक ढंग से, वो दूसरी बात कहानी है। मैं तो सामाजिक जीवन में भी, इसके बावजूद भी लोग करप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी मन की स्थिति है जहां पर शायद वो अपने आप को नहीं रोक पाते। उनको लगता है कि यह शायद उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वो शायद जेल भी जाने को तैयार हो। कुछ लोग तो इसी मोड़ पे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि करप्शन की लड़ाई को लड़ने के लिए समाज में व्यापक बदलाव की जरूरत होगी, और कोई नैतिकता के पाठ से नहीं। समाज के में जो है इकोनॉमिक सिस्टम दुरुस्त होने की जरूरत है, रोजी रोजगार के सिस्टम को दुरुस्त होने की जरूरत है, पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है, पब्लिक को भागीदार बनाने की जरूरत है, और जीवन में जो असुरक्षा है का भाव है व्यापक, उसे कम करने की जरूरत है। किसी बड़े पद पे किसी ऐसे आदमी को जिसे मौका मिलता है करप्शन करने का, उसे लगता है कि इस मौके का फायदा उठा के मैं अपने परिवार व्यवस्था को, सिस्टम को सही कर दूंगा, 2 पीढ़ी सेट कर दूंगा। तो शायद इसी नाते की भय है कि कल क्या होगा नहीं मालूम है। अगर ये लगे कि समाज सुरक्षित रहेगा, बच्चों की हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक सुरक्षा है वहाँ पे, मैं अपनी अंतरात्मा को मलिन क्यों करूँ, अंतरात्मा को दूषित क्यों करूँ, ये दबाव बना रहेगा। क्योंकि कोई भी कहानी ऐसी नहीं जो कि मानव मन से परे होती है, मानव मन के ही धरातल पे होती है। तो समाज में एक व्यापक बदलाव की जरूरत है, और ये तभी होगा जब एक सिस्टम इवॉल्व करेगा। डेमोक्रेसी उसके लिए सबसे बेहतर टूल है, जन भागीदारी उसके लिए बेहतर टूल है। उसके मुद्दे बनते रहें और उस पर जनता भागीदारी करती रहे। आज नेपाल में करप्शन का मुद्दा बहुत पीछे है। कोई नई सरकार आएगी, वो करप्शन को कैसे डील करेगी? जब तक नेपाल में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, करप्शन की लड़ाई नहीं पूरी हो सकती। जो बच्चे मैदान में थे उनको ये नहीं मालूम है, वो अपने आप को अराजनीतिक घोषित करते हैं। अराजनीतिक होने से कुछ नहीं होगा, राजनीति करनी चाहिए, समाज को मुद्दों पे रिएक्ट करना चाहिए, समाज को भागीदार बनाना चाहिए। भारत में स्थितियां आज ये है कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ भी करप्शन की लड़ाई फेल हो गई है। अब तो लगभग यही स्थिति है कि करप्शन मुद्दा ही नहीं है। तमाम सारे लोग जो बड़े बड़े करप्शन करके बैठे हैं, जो चार्जेस हैं, वो सत्ता शिखर पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो करप्शन के खिलाफ के आंदोलन से पैदा हुई, या नरेंद्र मोदी जो रोशनी लेके आए थे देश में, आज उस नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में पूरा देश में जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है। लेकिन वो तमाम दुनिया के जितने बेईमान या भ्रष्ट लोग हैं वो पार्टी के अंदर आ जाते हैं और बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया कि समाज में इस वक्त करप्शन मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि समाज के दूसरे सवाल सामने खड़े हैं।
असुरक्षा है जीवन की, रोजगार है, बढ़ती महंगाई है, इस वक्त लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत बेईमान हैं, करप्ट हैं, उनकी भी समाज में बड़ी पहचान है, समाज उनको एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई डंडा लेके चुनाव जीत जा रहे हैं, समाज उनको पसंद करता है। क्यों? क्योंकि समाज में गहरी गरीबी है। जब गहरी गरीबी है, वो लोगों को हेल्प करते हैं वक्त पे। लोग यह नहीं जानना चाहते कि पैसा कहाँ से लाए हैं। एक गरीब आदमी मेरे पास आता है, मैं उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाऊँ और फिर उसे भेज दूँ कि कुछ कल को दुनिया बदलेगी तो उसका जीवन बदलेगा, उसके सवाल हल होंगे, तो मुझे गाली देते चला जाएगा। वही आदमी एक बेईमान आदमी के पास जाता है जिसके पास पैसे हैं, संसाधन है, वो उसे हेल्प करता है तात्कालिक, वो उसको आशीर्वाद देते हुए लौटता है। तो समाज ऐसा है, या समाज ऐसा ही होगा, ये मानव जीवन है। तो हमारे यहाँ करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन को दूर करने के लिए बहुत लेयर पे काम करने की जरूरत है, और वो एक यात्रा में होगा। उसके लिए हमें सिस्टम पे काम करने की जरूरत है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सक्रिय होने की जरूरत है, या जो टॉप लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो करप्शन होता है उसके लिए पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत करने की जरूरत है। तो मेरा अपना मानना है कि पूरी की पूरी जो करप्शन की लड़ाई जो नेपाल में हुई, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई है। भारत में भी ये लड़ाई पीछे छूट चुकी है, जिसको हम लोगों ने, मैंने जानबूझ के भारत और नेपाल दोनों को साथ में रखा, क्योंकि भारत में भी ये आंदोलन बहुत लंबा था, नेपाल से बड़ा आंदोलन था। नेपाल में हिंसक आंदोलन हुआ, 3 दिन में सब कुछ एब्रप्टली बिखर गया। भारत में एक लंबा आंदोलन चला, और भारत में 2-3 बार इस तरह के आंदोलन हो चुके हैं। और अब जो है लगभग यह मुद्दा ऐसा है कि भारत में भी बहुत फंक्शनल नहीं है। शायद समाज ने मान लिया है कि करप्शन को जिस तरह से आंदोलनों से नहीं लड़ा जा सकता, या होगा कभी भविष्य में कोई आंदोलन खड़ा होगा, लेकिन भारत में सिस्टम में संभावनाएं हैं। भारत में सिस्टम पे अगर लगातार जनता की भागीदारी के साथ बदलाव का दबाव बनता रहेगा तो करप्शन की लड़ाई बढ़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टूल्स के भरोसे जो है पारदर्शिता बढ़ेगी तो करप्शन की लड़ाई मजबूत होगी। तो बेसिकली मैं करप्शन के मुद्दे पे बात करना चाहता था। इसी मुद्दे पे इतना बड़ा हंगामा हुआ हमारे देश के बगल में, और भारत भी इसका एक साक्षी रहा है, तो मैं इस मुद्दे को जोड़ करके बात करना चाहता था, इसलिए मैंने करप्शन की बात किया। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।